गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चल रहा था पहला चैप्टर का नाम था सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। और पहले चैप्टर में अपन ने पहला पॉइंट पढ़ लिया था। पहला पॉइंट था सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उसका महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में डिस्कस हम करेंगे बी पॉइंट के बारे में। टॉपिक नंबर बी होगा अपना मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, मृदा उर्वरता और उत्पादकता अपने जेड-आईसीआर के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मृदा उर्वरता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मृदा उर्वरता क्या होता है? मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। देखो, मृदा उर्वरता है क्या? परिभाषा देखिए इसकी। तो पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में, मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप या संतुलित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता को ही मृदा उर्वरता। यह कह सकते हैं कि मृदा उर्वरता मृदा की वह क्षमता है जिसके द्वारा मृदा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त और संतुलित मात्रा में प्रदान करती है। उस क्षमता को अपन मृदा उर्वरता कहते हैं। तो मृदा उर्वरता की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। पादप वृद्धि के लिए परिभाषा में देखो, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा, अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है और आवश्यक पोषक तत्वों को संतुलित प्राप्य मात्रा व निश्चित अनुपात में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहा जाता है। मृदा उर्वरता कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, मृदा उर्वरता क्या है? पादप वृद्धि के लिए, जो प्लांट की ग्रोथ और पादप वृद्धि और विकास के लिए, देखो अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व चाहिए। अपनी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व चाहिए। वो पोषक तत्व हमको कहां से मिलते हैं? खान पान से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। उसी प्रकार जो पौधों का भोजन होता है वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण कहां से करते हैं? मृदा से। तो मृदा की ऐसी क्षमता, यह कह सकते हैं कि मृदा की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा पौधों को आवश्यक और संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करवाए जाते हैं, उस क्षमता को अपन क्या बोलते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। समझ में आ गया? इट इज ए कैपेसिटी ऑफ सॉइल in which provide all essential nutrient in proper amount to the plant growth and development is called soil fertility। ये soil fertility यानी मृदा उर्वरता की परिभाषा होगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? मृदा उर्वरता मतलब जो पोषक तत्व मृदा के अंदर है, वो पोषक तत्व मृदा पौधे को प्राप्त हो रहे हैं, उस क्षमता को अपन बोलेंगे मृदा उर्वरता। देखो, उर्वर मृदा होगी, अपन कहें मृदा हमारी उर्वर है। उर्वर मृदा का तात्पर्य उसमें पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित है या अच्छी मात्रा है। अपन कह सकते हैं, अपन कहते हैं कि अउर्वर मृदा है अपनी। अउर्वर का तात्पर्य है जिसमें पोषक तत्वों की कमी है, वो अपनी खेती के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, इस प्रकार मृदा उर्वरता होती है। तो मृदा उर्वरता की परिभाषा सबसे अच्छी रहेगी है। ठीक है, या मृदा उर्वरता की एक परिभाषा और होती है, वो भी बता देता हूं मैं। मृदा की जैविक रासायनिक, मृदा की जैविक, रासायनिक और भौतिक शक्ति के योग को
मृदा उर्वरता कहते हैं। स्टूडेंट से दो परिभाषाएं हो सकती है मृदा उर्वरता की, दोनों में एक ही चीज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क है। मृदा की जैविक रासायनिक भौतिक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। जैविक शक्ति कौन सी होती है? मृदा में जो पाई जाने वाले सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या मतलब जैविक शक्ति है। रासायनिक मतलब जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो रासायनिक रूप में पाए जाते हैं, या रासायनिक वो एक तरह के कण होते हैं, उस प्रकार रासायनिक। भौतिक मतलब उसकी संरचना, उसका गठन कैसा है, मृदा कणों का आकार कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, वो चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखो। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। देखो कौन कौन से भाग है। पहला है ए प्राकृतिक कारक, नेचुरल फैक्टर्स। प्राकृतिक कारक, नेचुरल फैक्टर्स। और बी है कृत्रिम कारक, कृत्रिम कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर्स, आर्टिफिशियल फैक्टर्स। देखो दो प्रकार के कारक है जो मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। देखो प्राकृतिक कारक का मतलब है प्राकृतिक कारण, प्रकृति ही कर रही है, मृदा को उर्वर बना रही है या अउर्वर बना रही है, कम उर्वर बना रही है, ये प्राकृतिक है, इसमें मनुष्यों का कोई रोल नहीं है। जबकि जो कृत्रिम कारक है इनमें मनुष्यों का रोल है, मनुष्य के द्वारा कई क्रियाएं ऐसी की जाती है जिसके द्वारा मृदा उर्वर हो जाती है या अनउर्वर हो जाती है, इस प्रकार उर्वरता प्रभावित होती है। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक कारकों के बारे में। देखो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। पहला प्राकृतिक कारक है पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। मृदा का पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। देखो स्टूडेंट्स, पैतृक पदार्थ किस प्रकार मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। देखो अपन ये ध्यान, कई बार ये कहते हैं जिस प्रकार के माता और पिता होंगे उसी प्रकार की संतान होगी, उन्हीं लक्षणों वाली संतान होगी, या ज्यादातर लक्षण माता पिता के ही संतान में आते हैं, ये कहते हैं अपन। इसी प्रकार जब मृदा का निर्माण होता है तो मृदा का निर्माण विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन या अपक्षय के कारण होता है। तो जिस प्रकार की चट्टान रहेगी, जिस प्रकृति की चट्टान रहेगी, जिस चट्टान के द्वारा मृदा का निर्माण होता है उस चट्टान को अपन पैतृक पदार्थ बोल देते हैं। चट्टान का मतलब पैतृक मतलब उसकी जो आगे पहले वाली पीढ़ी है उसके बारे में बात हो रही है। तो पैतृक पदार्थ का मतलब जो चट्टानें, जिन चट्टानों के द्वारा उसका अपक्षय कारण वो मृदा बन रही है, यदि वो मृदा, वो चट्टानें अम्लीय प्रकृति की है। किस प्रकृति की? यदि वो चट्टानें अम्लीय प्रकृति की है तो उससे बनने वाली मृदा भी किस प्रकार की होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, यदि अम्लीय चट्टानें, इसमें ये समझना है, चट्टानें यदि अम्लीय है तो मृदा भी कैसी होगी? अम्लीय होगी, अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। जो चट्टानें क्षारीय चट्टानें हैं जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा है उससे बनने वाली मृदा भी क्षारीय होगी। मान लो कई ऐसी चट्टानें जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है, कई पोषक तत्व विद्यमान है, तो उससे बनने वाली मृदा भी पोषक तत्वों युक्त होगी, मतलब उर्वर मृदा होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि पैतृक पदार्थ का उर्वर या अउर्वर होना भी प्रभावित करता है किसको? मृदा को। मृदा यदि उर्वर होगी इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि उसका पैतृक पदार्थ भी उर्वर था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन स्थलाकृति, टोपोग्राफी। देखो स्थलाकृति किस प्रकार प्रभावित करती है। स्थलाकृति किस प्रकार प्रभावित करती है? स्थलाकृति का मतलब है जगह कैसी है, लोकेशन कैसी है। ठीक है, स्थलाकृति जैसे कई बार क्या होता है, जो कई बार ऊंची नीची जगह होती है, ठीक है, कई पहाड़ी इलाके हैं जहां पर ढलानदार जगह ज्यादा होती है, तो देखा जाता है साधारणतया कि जो ऊपर की जगह है, मान लो ये टीला है, कोई ये टीला है, इस टीले पर देखा जाता है कि जो ऊपर की मृदा है, ऊपरी मृदा कम उर्वर होती है या अउर्वर होती है।
और निचली मृदा जो होती है, नीचे वाले स्थानों की जो मृदा होती है, निचली मृदा, वो हमेशा अधिक उर्वर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब जल क्षरण होता है तो जल क्षरण के द्वारा ऊपर वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ में घुल के निचले वाले इलाकों में आ जाते हैं। माना जाता है कि जो ऊपर की मृदाएं, ऊपर की मृदाओं की अपेक्षा निचली मृदाएं अधिक उर्वर होती है या अधिक उपजाऊ होती है। समझ में आ रहा? अगली ये है इसकी आकृति। तीसरा पॉइंट है मृदा की आयु, सोइल एज, मृदा आयु। देखो स्टूडेंट, सोइल एज कैसे प्रभावित करती है? जिस प्रकार मनुष्य की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है और उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिस प्रकार मनुष्य की उम्र बढ़ती है कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। उसका उसी प्रकार देखा जाए मृदा, तो मृदा की आयु जैसे जैसे बढ़ेगी उसी प्रकार उसकी भी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि पुरानी जो मृदाएं होती है, पुरानी मृदा हमेशा कम उपजाऊ या कम उर्वर होगी और जो नई मृदा है वो अधिक उपजाऊ होती है। ये ध्यान में रखना है। नई मृदा है, देखो जो नया होता है, जवान होता है, यंग होता है कोई, उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है बूढ़े की अपेक्षा। तो जैसी उम्र बढ़ती है उसी प्रकार उर्वरा शक्ति भी मृदा की कम होती जाती है, तो ये भी प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है जलवायु। उस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है वो भी डिपेंड करेगी कि वहां की मृदा उर्वर होगी या अउर्वर होगी। जलवायु को बोलते हैं क्लाइमेट। देखो स्टूडेंट्स, जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है? कई बार अपन देखते हैं कि जैसे अपने राजस्थान की जो जलवायु है वो एकदम शुष्क जलवायु है, गर्म तापमान, अधिक तापमान रहता है यहाँ पर। तो जो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र है वहां पर देखा जाता है कि वहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी, वेजिटेशन कम रहेगा और वहां की जो मृदाएं होगी, जैसे बालू मृदा है, अपने भी बालू मृदा का निर्माण हुआ है, तो बालू मृदा का निर्माण होगा, बालू मृदा कम उपजाऊ होती है। इस प्रकार जलवायु भी प्रभावित करती है। कोई जो आर्द्र जलवायु वाले स्थान है, ठीक है, वहां की मृदा हमेशा उपजाऊ मानी जाती है, आर्द्रता वहां पर ज्यादा होती है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा भी वहां पर ज्यादा मानी जाती है। तो जलवायु का भी कहीं ना कहीं प्रभाव मृदा की उर्वरा शक्ति पर पड़ता है और जलवायु भी मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करती है। अगला है मृदा प्रोफाइल की गहराई, डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। मृदा प्रोफाइल की गहराई, डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहले तो अपने सामने समस्या आ गई कि मृदा प्रोफाइल क्या होता है। सबसे पहले अपन समझेंगे मृदा प्रोफाइल क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, मृदा प्रोफाइल होती क्या चीज है? जब मृदा का ऊर्ध्वाधर कटान काटेंगे अपन, मृदा को ऊपर से नीचे तक काटेंगे तो विभिन्न प्रकार के संस्तरों में दिखाई देगी मृदा, अलग अलग कलर के संस्तर दिखाई देंगे। उन संस्तरों के सम्मिलित रूप को ही मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। देखो, मृदा को ऊपर की सतह से नीचे की ओर काटेंगे तो विभिन्न प्रकार के संस्तरों में विभाजित होती है मृदा। देखते हैं अलग अलग कलर में मृदा दिखती है। कई बार कोई मुहाना होता है नदी का, वहां पर कटान में देखिए अपन, तो कई बार देखा जाता है जो टीला होता है या कटान होता है वहां पर देखते हैं कि कहीं पर कंक्रीट है, कहीं पर अलग मृदा, गहरे भूरे रंग की मृदा है, कहीं पर हल्के भूरे रंग की मृदा है, कहीं पर पीली मृदा है। इस प्रकार संस्तर होते हैं मृदा में। उन संस्तरों के योग को ही क्या बोला जाता है? मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, सामान्यतया मृदा प्रोफाइल में 6 संस्तर माने जाते हैं। कितने संस्तर? 6 संस्तर होते हैं। 6 लेयर होती है, अलग अलग 6 प्रकार की लेयर हो सकती है। O, A, E, B, C, R। कौन कौन सी सीक्वेंस याद रखनी है? ऊपर से लेकर नीचे तक O, A, E, B, C, R। ठीक है, इस प्रकार 6 संस्तर होते हैं। ओ संस्तर होता है वो सबसे ऊपर का ओरिजिन होता है, सबसे पहला संस्तर होता है और इसको ऑर्गेनिक संस्तर भी बोलते हैं। जैविक पदार्थ, उसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस प्रकार बोल सकते हैं अपन मृदा प्रोफाइल की गहराई। देखो, मृदा प्रोफाइल की गहराई जितनी, इतना ही ध्यान रखना, मृदा प्रोफाइल की गहराई जितनी ज्यादा होगी मृदा की उर्वरा शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। और मृदा प्रोफाइल की गहराई यदि कम है तो उसकी उर्वरा शक्ति भी कम है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट बात करें अपन, अगला है मृदा की भौतिक दशा। छठा पॉइंट, मृदा की भौतिक दशा भी प्रभावित करती है इसको। मृदा की भौतिक दशा। देखो, भौतिक दशा यदि फिजिकल कंडीशन की बात आती है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल यानी मृदा की भौतिक दशा की बात आती है,
दो चीजें हम पढ़ रहे हैं, मृदा संरचना और मृदा गठन। सोइल स्ट्रक्चर मृदा संरचना और सोइल टेक्सचर मृदा गठन, ये दोनों चीजों के बारे में बात आती है जब मृदा की भौतिक दशा की बात करते हैं अपन। दो चीजों के बारे में, मृदा की संरचना कैसी, कणों का आकार कैसा है, और उनमें गठन कैसा है। समझ आ गया? मृदा गठन का मतलब है कणों का आकार, कणाकार भी बोल सकते हैं। मृदा की संरचना मतलब वो किस प्रकार में व्यवस्थित है। ठीक है, अब अपन बात करें कि ये किस प्रकार प्रभावित करती है भौतिक दशा। देखो भौतिक दशा में अपन बात करें कि जैसे बलुई मृदा है, बलुई मृदा है तो बलुई मृदाओं की जलदान क्षमता कम होती है। जलदान क्षमता कम होने के कारण ये उपजाऊ भी कम होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका उल्टा बात करें तो मटियार जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी बोलते हैं इसको, क्ले मृत्तिका बोला जाता है। ठीक है, वो मिट्टी हमेशा उपजाऊ ज्यादा होती है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि बलुई मृदा कम उपजाऊ होती है और मटियार चिकनी या क्ले या मृत्तिका मृदा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, ये थी भौतिक दशा। अगला पॉइंट है अपना मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन भी मृदा की उर्वरा शक्ति को कम या ज्यादा करता है। मृदा अपर्दन, देखो जिन मृदाओं में अपर्दन ज्यादा होगा, अपर्दन दो शक्तियों के द्वारा होता है, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। जिन मृदाओं में मृदा अपर्दन ज्यादा होता है उन मृदाओं में मृदा की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। कम क्यों होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि मृदा अपर्दन मतलब मृदा कणों का आदान प्रदान होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। कई बार क्या होता है, जल शरण हो रहा है तो जल के साथ में मृदा कण जा रहे हैं, मृदा कणों के साथ में पोषक तत्व भी एक दूसरे स्थान पर बह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाते हैं, तो मृदा की कहीं ना कहीं उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो इस प्रकार मृदा अपर्दन भी प्रभावित करता है मृदा की उर्वरा शक्ति को। अगला है उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। मृदा में यदि आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उस मृदा को अपन उर्वर मृदा कहेंगे। क्या कहेंगे? उर्वर मृदा। और यदि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है उस मृदा को हम अउर्वर मृदा कहेंगे। समझ में आ गया? ये थे इसके प्राकृतिक कारक। ये कौन से थे? प्राकृतिक कारक। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपन कृत्रिम कारकों के बारे में। कौन कौन से कृत्रिम कारक है इसके? देखो दूसरा प्रकार है बी, कृत्रिम कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर्स। स्टूडेंट्स कृत्रिम कारक मतलब जो मानवीय क्रियाओं द्वारा, जब मानव की विभिन्न क्रियाओं द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति कम या ज्यादा होती है तो उन कारकों को अपन कृत्रिम कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कृत्रिम कारक बोलेंगे। कृत्रिम कारकों में पहला है जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। जलाक्रांति मतलब जल क्रांति मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, जल की अधिकता हो जाती है। जब फसल उत्पादन करते हैं खेत में अनावश्यक रूप से जल बढ़ जाता है, उस अवस्था को अपन जलाक्रांति बोलते हैं। जब जलाक्रांति हो जाती है उस समय क्या होता है, मृदा में वायु संचार कम रहता है, मृदा में आवश्यक जो सूक्ष्म जीव है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जलाक्रांति जब होती है तो जलाक्रांति के कारण मृदा में उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जलाक्रांति कहीं ना कहीं मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करती है। दूसरी है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम। फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम। देखो फसल प्रणाली किस प्रकार मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करती है। फसल प्रणाली में कई बार अपन देखते हैं कि अपने खेत में लगातार कोई एक फसल का उत्पादन लेते रहते हैं, हर सीजन में वही फसल। एक एरिया है अपना, उस एरिया में सर्दी में अपन ने गेहूं बोया था, अगली सर्दी में भी अपन उसमें गेहूं बो रहे हैं, उससे अगली सर्दी में भी अपन गेहूं बो रहे हैं। यदि एक ही प्रकार की फसल नियमित तौर पर उगाई जाती है तो उससे क्या होता है, विशेष पोषक तत्व, अलग अलग फसलों की खासियत होती है कि वो कहीं ना कहीं कोई विशेष पोषक तत्व को अधिक मात्रा में ग्रहण करती है। जैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, किसी को रसगुल्ला पसंद होता है, किसी को गुलाब जामुन पसंद होता है, उसी प्रकार अपन फसल की बात करें तो फसलें भी विशेष प्रकार के पोषक तत्व अलग अलग ग्रहण करती है। ठीक है, तो
मान लो आप गेहूं उगा रहे हो, गेहूं को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, गेहूं वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन माना कि नाइट्रोजन उसको ज्यादा चाहिए। यदि गेहूं उगा रहे हो उस खेत में, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी हो जाएगी और उर्वरा शक्ति उसकी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार एक ही प्रकार की फसलें उगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होने के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, अगली बात करें मृदा पीएच, इंपोर्टेंट, जेट, आईसीआर, बीएचयू सभी एग्जाम्स के लिए मृदा पीएच, सॉइल पीएच की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मृदा पीएच मतलब है कि जैसे सभी मृदाओं सभी फसलों के लिए जो आवश्यक औसत पीएच है वो 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, मृदा पीएच का मतलब क्या है कि जो मृदा में अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करने वाली इकाई है मृदा पीएच। मतलब मृदा आवश्यक मृदा के लिए या कह सकते हैं आदर्श मृदा का था जो पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। यदि मृदा अम्लीय हो जाती है मतलब मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो उसमें पोषक तत्व अलग रहेंगे, और मृदा क्षारीय हो जाती है तो पोषक तत्व अलग रहेंगे। देखो यदि मृदा अम्लीय हो जाती है, एक सारणी के द्वारा समझेंगे इसको, आपको भी एक सारणी ही बनानी है। यहां पर लिखना है कम और इसमें आगे लिखना अधिकता। यहां पर लिखना है कमी, ये कमी रहेगी, अधिकता। देखो स्टूडेंट्स, यदि मृदा अम्लीय है, अम्लीय का तात्पर्य मृदा का पीएच मान 7 से कम है, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। किसकी कमी रहेगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी रहेगी। जबकि अधिकता किस किसकी रहेगी? फेरस, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर। सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, तो सारणी बना के लिखना है इसको। जैसे अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा में दो पोषक तत्व ऐसे हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये द्वितीय पोषक तत्व है ना, दोनों के दोनों। इनकी कमी होती है अम्लीय मृदाओं में, और अधिकता किसकी होती है? आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और तांबा, जिसको बोलते हैं कॉपर। ठीक है, बात करें क्षारीय मृदाओं की, तो जो क्षारीय मृदाएं होती है, देखो अम्लीय मृदाओं का जस्ट उल्टा कर दो, वही क्षारीय मृदाओं में होगा। अम्लीय मृदाओं में अधिकता थी कैल्शियम और मैग्नीशियम की, कमी थी अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो यहां पर क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता हो जाएगी, और बाकी जो बच रहे हैं उनकी कमी हो जाएगी फेरस, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और कॉपर। तो ये है मृदा पीएच। इस प्रकार मृदा पीएच प्रभावित। देखो कोई भी पोषक तत्व है उसकी कमी भी पौधों पर विपरीत प्रभाव डालती है, और उसकी अधिकता भी पौधों पर विपरीत प्रभाव डालती है। यदि उसमें संतुलित मात्रा में उपलब्ध होता है तो उस पर पौधों पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मृदा पीएच किस प्रकार प्रभावित करता है? मृदा यदि अम्लीय है, यदि मृदा अम्लीय का तात्पर्य क्या है? मृदा पीएच 7.0 से कम। यदि मृदा का पीएच 7.0 से कम और मृदा को अपन अम्लीय मृदाएं बोलते हैं। अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होगी तो वैसे पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, अपनी वृद्धि विकास नहीं करेगा, और अधिकता होगी आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर की। उल्टा बात करें अपन क्षारीय मतलब 7.0 से अधिक मृदा पीएच मान, जिन मृदाओं का पीएच मान 7 से अधिक होता है उन मृदाओं को अपन क्षारीय मृदाएं कहते हैं। इनमें कमी किस किस की होगी? इनमें जो अम्लीय में अधिकता थी उनकी कमी हो जाएगी इधर, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की यहां पर अधिकता हो जाएगी। समझ में आ गया? ये सारणी बना के इसको समझना है। क्लियर? अब बात करें अगले पॉइंट के बारे में। ये था मृदा पीएच। इस प्रकार मृदा पीएच भी कहीं ना कहीं मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। मतलब मृदा न तो अम्लीय होनी चाहिए न क्षारीय होनी चाहिए। मृदा उदासीन के लगभग, यानी मृदा पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए, सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट बात करें मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा सूक्ष्म जीव, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मृदा सूक्ष्म जीव। देखो मृदा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव है? शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज और जीवाणु, और भी पाए जाते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। शैवाल,
कवक, एक्टिनोमाइसीडी और जीवाणु। देखो इनका अलग अलग कार्य होता है। जो शैवाल होते हैं वो मृदा में वायु संचार में वृद्धि करते हैं। शैवाल होते हैं वो मृदा में वायु संचार में वृद्धि करते हैं। कवक और एक्टिनोमाइसीडी जो होते हैं वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं मृदा में, उनको विच्छेदित करके सरल कार्बनिक पदार्थों में अब बदलते हैं। ठीक है, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलेंगे तो पोषक तत्व उसको पोषक तत्व के रूप में बदल जाएंगे वो, और पौधे उसको ग्रहण कर लेंगे। जीवाणु जो होते हैं वो कई प्रकार के जीवाणु लाभदायक होते हैं, जैसे राइजोबियम दलहनी फसलों में जो होता है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में उसको भंडारित करता है या उसको सुरक्षित करता है, स्थिरीकरण करता है। उसका वायुमंडल से नाइट्रोजन का अवशोषण करेगा और दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में उसको संचित करेगा या संग्रहित करेगा, वो राइजोबियम जीवाणु। इस प्रकार ये सूक्ष्म जीव यदि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में अपना कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब अपन मानते हैं कि वो मृदा उर्वर है, उसकी उर्वर शक्ति ज्यादा है। और यदि पर्याप्त मात्रा में यदि कार्य नहीं कर रहे और इनकी संख्या नहीं है तो इसको माना जाता है कि वो मृदा अउर्वर है या कम उर्वर है। अगला है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। देखो स्टूडेंट्स, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, कई बार अपन देखते हैं कि पौधे जब नष्ट होते हैं तो मृदा में धीरे धीरे वो विघटित होकर मृदा के अंदर मिल जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उन कार्बनिक पदार्थों के द्वारा ही पोषक तत्वों का निर्माण होता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों के द्वारा ही पोषक तत्वों का निर्माण होता है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही पोषक तत्वों का मतलब स्तर ज्यादा होगा और उर्वरा शक्ति ज्यादा होगी। और कार्बनिक पदार्थों की यदि कमी रहेगी तो पोषक तत्वों की कमी रहेगी निश्चित ही, और पोषक तत्वों की कमी रहेगी मतलब मृदा अउर्वर रहेगी या कम उर्वर रहेगी। अगला और लास्ट जुताई की विधि और समय। जुताई की विधि व समय, टाइम एंड मेथड ऑफ प्लोइंग। जुताई की विधि है समय। जुताई की विधि किस प्रकार, देखो ढलानदार खेत है, ढलानदार खेत के लंबवत अपने को उसमें जुताई करनी चाहिए। यदि उसके समांतर, जैसे ये खेत है स्टूडेंट्स, ये खेत है छोटा सा, इस खेत के मान लो इस प्रकार इधर ढलान है, ढाल की साइड में नीचे की ओर ढलान है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, यदि इसके समानांतर आप जुताई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मृदा अपरदन को बढ़ावा दे रहे हो। मृदा अपरदन होगा तो सीधी सी बात है मृदा अपरदन भी प्रभावित करता है। देखो ये रहा मृदा अपरदन, ये रहा मृदा अपरदन के द्वारा भी मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना, करना कैसे, इसके लंबवत करना है। ढलान इस प्रकार है तो इसकी विपरीत दिशा में इस प्रकार उसमें जुताई करनी है अपने को, जिससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का अपरदन नहीं होगा और मृदा उर्वर रहेगी। समय मतलब समय पर करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हर एक समय कभी भी कर दिए। जुताई का एक निश्चित समय होता है, गहराई निश्चित होती है, उस प्रकार वो भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। देखो स्टूडेंट, मृदा उर्वरता बता दी मैंने परिभाषा। प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये जो कारक है ये समझा दिए। अब अपन बात करते हैं मृदा उत्पादकता क्या होती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके प्रभावित करने वाले कारकों में से भी पूछे जाते हैं, इनकी परिभाषा में से भी पूछे जाते हैं, और इनके इन दोनों में अंतर, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं मृदा उत्पादकता की। मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये उत्पादकता, उत्पादन नहीं है, उत्पादकता। देखो इतना ध्यान रखना है, प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल, प्रति हेक्टेयर इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाले, इतना ध्यान रखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाले उत्पादन को, होने वाली पैदावार या उत्पादन को मृदा उत्पादकता कहा जाता है। मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता कहा जाता है।
हेक्टेयर क्षेत्रफल में होने वाले उत्पादन को मृदा उत्पादकता कहा जाता है। कोई भी 1 इकाई क्षेत्रफल है, जैसे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, उसमें कोई भी उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन को उस क्षेत्र की मृदा और उत्पादकता कहेंगे अपन। ठीक है, इसको किस रूप में माना जाता है, समय ध्यान रखना है, इसको किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, रुपए के रूप में, रुपए, टन, किलो, क्विंटल आदि के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, रुपए के रूप में, टन, किलो। मान लो 1 हेक्टेयर है, गेहूं की खेती अपन ने की, 40 क्विंटल गेहूं हुआ, औसत जो उपज होती है लगभग 40 के लगभग होती है, 40 क्विंटल गेहूं हुआ। 40 क्विंटल का तात्पर्य 4 टन गेहूं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, 40 क्विंटल गेहूं हुआ, 40 क्विंटल गेहूं हुआ, तो उसके जो रुपए होंगे वो उस मृदा की उत्पादकता होगी, रुपए में भी माप सकते हैं, 40 क्विंटल गेहूं हुआ उस रुपए में भी माप सकते हैं। ठीक है, तो देखो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। एक चीज इंपॉर्टेंट, कारकों से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लेनी है, इंपॉर्टेंट लगा के लिखनी है। उत्पादक मृदा, सॉरी उर्वर मृदा, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन उत्पादक मृदा सदैव उर्वर होती है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, फर्टाइल सोइल में और मैं नोट भी प्रोडक्टिव, बट प्रोडक्टिव सोइल ऑलवेज भी फर्टाइल। देखो मैं लिख देता हूं, फर्टाइल सोइल में और मैं नोट भी प्रोडक्टिव, बट प्रोडक्टिव सोइल ऑलवेज बी फर्टाइल। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम्स में भी आ सकता है, ये पूछा जाता है कि यदि मृदा उर्वर है तो क्या उत्पादक होगी, यदि मृदा उर्वर है तो क्या उत्पादक होगी। मृदा में उर्वर का मतलब है उसमें पोषक तत्व संतुलित मात्रा में है, तो क्या वो होगी उत्पादक। देखो स्टूडेंट्स, उसमें एक कंडीशन है, उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आप पूछोगे सर क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे रीजन है, फसल उत्पादन के लिए मृदा का उर्वर होना तो जरूरी है ही है, साथ में कई वातावरणीय दशाएं भी ऐसी होती है जिनका भी उनमें अनुकूल होना आवश्यक होता है। ठीक है, मौसम की दशाएं भी ऐसी होती है जिनका अनुकूल होना आवश्यक होता है। मान लो आपकी मृदा उर्वर है, आपने गेहूं की खेती की, ठीक है, दिसंबर के महीने में, दिसंबर या जब परिपक्व होता है फरवरी के लगभग, मान लो जैसे माउंट होती है, माउंट के सामने ओलावृष्टि हो गई, वातावरणीय कारक है, ओलावृष्टि हो गई, आपकी फसल पूरे नुकसान हो गया आपकी फसल का, तो उत्पादन नहीं हुआ, तो उस मृदा को आप उत्पादक थोड़ी कह सकते हो, उर्वर तो है लेकिन उत्पादक नहीं है। और यदि ओलावृष्टि नहीं होती तो उत्पादक हो भी सकती थी। तो दोनों कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी। नहीं क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मौसमी दशाएं भी अनुकूल होनी जरूरी होती है उत्पादन के लिए। लेकिन उत्पादक मृदा मतलब जिससे उत्पादन हो गया, उस मृदा को अपन कहेंगे, क्योंकि मौसम की प्रतिकूल दशाओं का प्रभाव उस पर हुआ नहीं था, इसलिए उत्पादन अच्छा हो गया, इसलिए उस मृदा को भी अपन उर्वर बोलेंगे। इंग्लिश में कहा जाता है फर्टाइल सोइल में और में नॉट भी प्रोडक्टिव, बट प्रोडक्टिव सोइल ऑलवेज भी फर्टाइल। जो फर्टाइल सोइल होती है वो, फर्टाइल मतलब मृदा उर्वर, जो उर्वर मृदा है वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन उत्पादक मृदा सदैव उर्वर होगी। ये लाइन याद रखनी है, दोनों के बीच में संबंध पूछा जाए आपको तो ये लिखना है। अब बात करें मृदा उर्वरता, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो स्टूडेंट्स, मृदा उर्वरता उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक, कारक 5-7 कारक है। सबसे पहला कारक तो यही है, मृदा उर्वरता ही प्रभावित करती है। देखो उत्पादक मतलब उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है। उत्पादक कब होगी? जब मृदा में उर्वरा शक्ति भी ज्यादा रहेगी।
ठीक है। मृदा उर्वरता प्रभावित करती है किस प्रकार? मृदा यदि उर्वर रहेगी तो उत्पादन होगा, हो सकता है, मानते हैं हो सकता है, और यदि नहीं होगी तो सीधी सी बात है नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज है मृदा की भौतिक दशा। भौतिक दशा में मैंने बताया था दो चीजें आती है, मृदा संरचना और मृदा गठन। भौतिक दशा किस प्रकार की है? जैसे बलुई मृदाएं होती है, ठीक है, बलुई मृदाएं होती है, कई बार अपन देखते हैं पथरीली मृदाएं आ जाती है, कंकड़ पत्थर ज्यादा आ जाते हैं उन मृदाओं में, उन मृदाओं की गहराई कम होती है। इस प्रकार ये चीजें प्रभावित करती है मृदा की उत्पादकता को भी। उत्पादन नहीं हो सकता, उर्वर है वो मृदा लेकिन उत्पादन फिर भी नहीं हो सकता। ठीक है। अगली बात करें मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति देखो स्टूडेंट्स, माना जाता है कि शहर के आसपास की मृदाएं ज्यादा उत्पादक होती है। उत्पादक क्यों होती है? देखो उत्पादक में मैं उत्पादकता की परिभाषा में मैंने बताया था कि इसको रुपयों में मापा जाता है, क्विंटल किलो में मापा जाता है। शहरों के आसपास की जो बड़े शहर है, शहरों के आसपास की जो मृदा है वो उत्पादक। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं मृदा की स्थिति। इसमें ध्यान में रखा जाता है कि जो शहर के पास की मृदाएं होती है वो हमेशा उत्पादक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? देखो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी चीज का उत्पादन गांव में कर रहे हैं अपन, गांव में 40 क्विंटल उत्पादन हुआ, एक शहर के पास वाली मृदा में कर रहे हैं, वहां पर भी 40 क्विंटल उत्पादन हुआ। ठीक है, उत्पादन बराबर है, कोई फर्क नहीं उत्पादन में। देखो गांव से शहर लाने में, उस जो उत्पाद है उसको बेचने में, लाने में यातायात का खर्चा लगेगा। ठीक है, उसके यातायात के खर्चे के अलावा उसमें कई प्रकार की ऐसी चीजें होगी, जैसे अपन बात करें उसमें लोडिंग करवाएंगे अपन, कोई भी चीज है उसको भरेंगे, उत्पाद को भरेंगे, लेबर श्रमिकों को खर्च देना पड़ेगा, उसमें यातायात का लगेगा, मंडी दूर होगी तो आवागमन का लगेगा। सभी प्रकार की चीजें खर्चे ज्यादा लगकर मान लो इसमें खर्चे लगे प्रति क्विंटल के हिसाब से 50 रुपए या 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खर्चा लगा। ठीक है, जो शहर वाला है, शहर के पास वाला है, उसको 20 रुपए प्रति क्विंटल या 40 रुपए प्रति क्विंटल, 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको खर्च लगा। यहां पर 100 रुपए लग रहा है, इसके उत्पादन बराबर हुआ है। इसकी बात करें गांव में या शहर में, उत्पादन बराबर है, कीमत भी बराबर है। देखो कीमत भी बराबर है, 40 क्विंटल उत्पादन हुआ, कीमत मान लो गेहूं 40 क्विंटल हुआ था, गेहूं की मान सकते हैं अपन 2000 रुपये मान लो, माना कि होता नहीं इतना लेकिन मान लेते हैं अपन, 2000 मान लिया तो कितना हो गया? 80,000 रुपए का हो गया। कितने हुए? 80,000 रुपए। शहर वाले को भी 80,000 रुपए, गांव वाले के लिए भी 80,000 रुपए। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसके पास 100 रुपए प्रति क्विंटल खर्चा आया था। ठीक है, 100 रुपए खर्चा आया था, मतलब खर्चा कितना आ गया? 40 गुणा 100 बराबर 4000 रुपए खर्चा आ गया इसके। गांव वाले के 4000 रुपए खर्चा आ गया। ठीक है, ये गांव वाला बंदा है, 80,000 रुपए इसके पास में 80,000 रुपए का उत्पादन हुआ है, 4000 रुपए खर्चा आ गया, वे बचे कितने? 76,000 रुपीज। शहर वाला बंदा है, 40 रुपए उसके खर्चा आया है, कितने? 1600 रुपए का, टोटल 1600 रुपए का खर्चा आया उसके। ठीक है, ये लो 80,000 में से माइनस करेंगे 1600 रुपए तो कितने रह जाएंगे? 78,400। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं फायदा किसकी ज्यादा हो रहा है? शहर वाले की ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसके आवागमन का पैसा नहीं लगा था, शहर के पास में था, दूरी नहीं थी इतनी। ठीक है, तो पैसे ज्यादा मिल रहे अपने को, तो शहर के पास में पैसे ज्यादा मिल रहे, इसका मतलब वहां की मर्दा को अपन उत्पादक कहेंगे। उत्पादन देखो, उत्पादन अलग चीज है, बार बार कह रहा हूं, उत्पादन अलग चीज है, उत्पादन बराबर हुआ है, उत्पादन बराबर हुआ है, कीमत भी बराबर है उत्पाद की, लेकिन खर्चा ज्यादा लग गया, आने जाने में खर्चा ज्यादा लग गया, लाने ले जाने में खर्चा ज्यादा लग गया। तो उस चीज को अपन देखेंगे तो अपन कह सकते हैं कि मृदा की जो स्थिति है वो भी डिसाइड करती है कि मृदा कैसी है। शहर के पास वाली मृदाओं को उपजाऊ ज्यादा माना जाता है, दूर वाली मृदाओं को उपजाऊ कम माना जाता है। अगली है उत्पाद की मांग। अगला पॉइंट है उत्पाद की मांग। उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कैसी है? उत्पाद की मांग। देखो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग कैसे प्रभावित करती है? उत्पाद की मांग का मतलब है कि जिस प्रकार किसी उत्पाद की अधिकता हो जाती है बाजार में तो उस उत्पाद की कीमत में भी गिरावट आ जाती है। दो नियम होते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, पूर्ति का नियम,
दूसरा है मांग का नियम। दो नियम होते हैं, पूर्ति का नियम और मांग का नियम। ठीक है, जब पूर्ति ज्यादा होती है किसी भी उत्पाद की मार्केट में, जब पूर्ति ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर उसकी कीमतों में गिरावट आती है। समझ आ गई? पूर्ति ज्यादा होगी, देखो एक चीज है, पूर्ति यदि अधिक होगी तो मांग कम होगी और कीमत में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, यदि मांग ज्यादा होगी तो पूर्ति, देखो पूर्ति कम होगी तो मांग ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। तो यदि पूर्ति ज्यादा है तो मांग कम है, मांग ज्यादा है तो पूर्ति कम है, यदि पूर्ति कम मांग ज्यादा है तो कीमत बढ़ेगी। तो उत्पाद की मांग पर भी डिपेंड करता है कि मृदा उर्वर होगी, उत्पादक होगी या नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि एक साथ उत्पादन होता है तो कई बार उत्पाद की वो कीमत नहीं मिल पाती जितनी अपने को चाहिए। ठीक है, उतना पैसा नहीं मिल पाता। कई बार उत्पाद की मांग ज्यादा होती है तो अपने को चाहिए उससे भी ज्यादा पैसा अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है, उत्पाद की मांग भी प्रभावित करती है। ठीक है, अगला है यातायात के साधन। अपना जो खेत है, अपना जो फील्ड है, कहीं ना कहीं वहां पर आसपास में यातायात के साधन भी प्रभावित करते हैं। देखो अपन कहीं भी जा रहे हैं, मान लो सीकर से जयपुर जा रहे हैं, सीकर से जयपुर जाने की यदि पूरे दिन में 5 ही बसेज होती तो वो अपनी उनमें किराया ज्यादा लेते हो। ठीक है, किराया ज्यादा लेते, लेकिन मान लो 5 बसें होती तो किराया ज्यादा लेते और यातायात के साधन ज्यादा होते, 200 बसें चल रही है। ठीक है, एक में नहीं तो दूसरे में चले जाएंगे, 200 बसें चल रही तो कहना कि किराया कम लगेगा कंपटीशन के चक्कर में। तो यातायात के साधनों का तात्पर्य उत्पादक को कैसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं यातायात के साधन? यातायात के साधन यदि ज्यादा होंगे, परिवहन के साधन यदि ज्यादा होंगे तो हमेशा उत्पादक मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लाने ले जाने का खर्च होगा वो कम होगा। और लाने ले जाने, यदि गांव में मान लो कोई गाड़ी है जिसके द्वारा अपने को उत्पाद मंडी तक लेके जाना है 15-20 किलोमीटर दूर, यदि गांव में एक ही गाड़ी है तो वो जो जितना चाहेगा उतना पैसा लेगा और वो अपने को देना पड़ेगा, तो उत्पादकता कम हो जाएगी। पैसे कम ज्यादा लगेंगे, खर्चा ज्यादा लगेगा तो उत्पादकता कम हो जाएगी। और यदि उसमें उस गांव में भी 20 गाड़ी है, एक नहीं तो दूसरा चला जाएगा, उस प्रकार यातायात के साधन यदि ज्यादा होंगे तो उत्पादकता भी ज्यादा होगी, खर्चा कम लगेगा। अन्य कारक कौन कौन से हैं? अन्य कारक मतलब मौसम की प्रतिकूल दशाएं, मौसम की प्रतिकूल दशाएं, श्रमिकों की उपलब्धता कितनी है, ये सारी चीजें भी कई बार मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने देखा मृदा उर्वरता और उत्पादकता के बारे में। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। उसके भी अलग अलग पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे, किस प्रकार मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं वो। अगला है मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता प्रति क्षेत्रफल में होने वाले उत्पादन को मृदा उत्पादकता कहते हैं। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक ये 6 है टोटल। मृदा उर्वरता सबसे पहला, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की स्थिति, उत्पाद की मांग, यातायात के साधन और अन्य कारक। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे मृदा, इसका तीसरा पॉइंट है मृदा शरण एवं संरक्षण, जिसमें जल शरण, वायु शरण, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।